हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे होपफुली। आज हम न्यू एंड फ्रेश चैप्टर लेकर आए हैं। आज हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाएंगे। आज हम जिसका हम टीचर हैं यानी इनऑर्गेनिक, उसको हम पढ़ाएंगे। यानी इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर आज हम लेने जा रहे हैं। और इनऑर्गेनिक का ऐसा चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, जो आप लोग कभी पढ़ते नहीं, उसको इग्नोर मार देते हो। अगर पढ़ते भी हो तो एज अ सिलेबस में है, इसलिए मजबूरी में पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं गारंटी के साथ देता हूँ, जब मैं पढ़ाऊँगा आज, इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊँगा। जब कोई चीज़ इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो जो आपको अच्छा नहीं लगता ना, वो भी चीज़ें आपको पढ़ने में मज़ा आने लगती हैं। तो एक चैप्टर का नाम है बायो इन ऑर्गेनिक, जो आप लोग नहीं पढ़ते हो। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर होता है, जो कि हालांकि बहुत ही छोटा चैप्टर है। आपके सिलेबस का इनऑर्गेनिक का सबसे लास्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत ही छोटा चैप्टर है। 5-6 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 5-6 लेक्चर्स में 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। 2 क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, 2 से या 3, कभी कभी 3 भी हो जाता है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर रहता है और आप लोग इसको पढ़ते नहीं हो। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको अच्छे से टीचर बताते भी नहीं ना, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बहुत लंबे लंबे होते हैं। इसको अच्छे से डिस्कस भी नहीं करते हैं। जब अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो इन ऑर्गेनिक। आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है बायो इन ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का ये है, इनऑर्गेनिक का ये पार्ट है। इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम लोग। बायो ऑर्गेनिक जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। बायो इनऑर्गेनिक जो पार्ट है वो किसका है? इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो बायो इनऑर्गेनिक आज स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हमारा है। इस अब हम इनऑर्गेनिक भी पढ़ाना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक हम 3-4 चैप्टर पढ़ाएंगे। बायो इनऑर्गेनिक, एफ ब्लॉक, ओएमसी, ये पहले ख़त्म करेंगे। बाद में हम लास्ट में आएंगे कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ी है। और कोऑर्डिनेशन से कम से कम इस बार मान के चलो 8 से 9 क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेशन बड़ी चैप्टर बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। बायो इनऑर्गेनिक के बाद भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले हम एक छोटा सा चैप्टर लेते हैं, ताकि जहाँ से हम नंबर हम श्योर करा सकते हैं, श्योर करा दें। क्योंकि कोऑर्डिनेशन आप लोग पढ़ते भी हो। हम पहले वो चैप्टर पढ़ाते हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते हो। कोऑर्डिनेशन आप लोग को अच्छा भी लगता है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको लगेगा और भी अच्छा, इंटरेस्ट जग जाएगा। तो जब अभी पढ़ाएंगे बाद में कोऑर्डिनेशन, लेकिन ऑर्गेनिक भी चलता रहेगा। ऑर्गेनिक क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने रोक दिया है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या कर दिया है, हमने रोक दिया, इसलिए रोक दिया क्योंकि बड़ी चैप्टर है, क्योंकि उसमें कई चैप्टर इन्वॉल्व होने कर दिया, इसलिए बड़ी हो गई है। ऐसे घबराना नहीं है। हम बायो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब पैरेलल में चलेंगे। और आपकी तैयारी जोरों शोरों में होनी चाहिए, ठीक है। लगभग हम 50% से ज़्यादा हम सिलेबस कवर कर चुके हैं, घबराना नहीं है। तो बायो इनऑर्गेनिक आते हैं टॉपिक पे। बायो इनऑर्गेनिक क्या है उस टॉपिक पे आते हैं। देखो देखो, पहले मीनिंग क्या होता है, बायो शब्द मीनिंग क्या होता है? हमेशा लाइफ से लिया जाता है। बायो शब्द हमारी जीवन से लिया जाता है, लाइफ से लिया जाता है। इनऑर्गेनिक शब्द हमेशा अगर कोई चीज यूज होता है, जनरली यूज फॉर मेटल, मेटल की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में अगर कोई चीज अगर बात किया जाता है, जनरली मेटल्स की बात की जाती है। इनऑर्गेनिक में अगर कोई स्पेशलाइजेशन ले रहा है, इनऑर्गेनिक से अगर कोई रिसर्च कर रहा है, तो जनरली जो रिसर्च करता है किस पे करता है? मेटल्स पे करता है। इसलिए इनऑर्गेनिक वाले जनरली उनको मटेरियल केमिस्ट्री बोला जाता है। मटेरियल केमिस्ट्री से भी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी लाइफ में, हमारी लाइफ में मेटल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वही इस चैप्टर पढ़ेंगे। यानी हमारे लाइफ में मेटल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी लाइफ में मेटल का क्या इंपॉर्टेंट रोल्स है, कैसे उसका यूज है, कहाँ पे यूज है, कैसे यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा मेटल है, वो सारा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हालांकि आपके जो सिलेबस में है बहुत ही कट के, बायो इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा सिलेबस में है भी नहीं। बस 2 टॉपिक है। क्या है 2 टॉपिक? पोरफायरिन रिंग एंड मेटाइलोपोरफायरिन रिंग। यानी पोरफायरिन रिंग है
और मेटालोपोरफायरिन यानी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन है। और दूसरा जो है एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल का रोल है, उनका कहाँ क्या यूज है उसके बारे में। बस दो ही टॉपिक है आपके सिलेबस फाइनल। ऐसे हालांकि बहुत होते हैं, लंबे होते हैं, नेट वोट में तो बहुत ज़्यादा होते हैं बायो इनऑर्गेनिक, क्योंकि उसमें फेरेडॉक्सिन, रिबोडॉक्सिन, आपके फेरेडॉक्सिन रिबोडॉक्सिन आ जाते हैं, एंजाइम आ जाते हैं, फेरेटीन आ जाते हैं, ट्रांसफेरेटीन आ जाते हैं, इन सब बहुत सारे में आ जाते हैं। तो आपके सिलेबस बहुत कट से दो ही टॉपिक है, पोरफायरिन एंड मेटालोपोरफायरिन, यानी पोरफायरिन पढ़ना है, मेटालोपोरफायरिन में आपके पढ़ लेंगे हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, एक और पढ़ लेंगे हीमेरिथ्रिन एंड हीमोसाइनिन, वो भी हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे आपके एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल का रोल्स, उसके यूज कहाँ पे, बस यही है आपके सिलेबस में। तो आपके सिलेबस में क्या है वो पहले मैं यहाँ पे लिखवा दूं। सिलेबस में आपके है पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग एंड मेटालोपोरफायरिन। फिर रोल ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब के बारे में क्या इंपॉर्टेंट रोल है यही पूछा है। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले अब ये तो हम समझ के हमारा सिलेबस क्या है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे उसको पहले देख लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। जो पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे मेटालोपोरफायरिन रिंग, मेटालोपोरफायरिन रिंग। एक पोरफायरिन रिंग होता है, एक कोरिन रिंग होता है, वो भी मैं बता दूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा हुआ है, पूछा हुआ है इसलिए वो बताना भी जरूरी होगा, ठीक है। तो कोरिन रिंग भी बताऊंगा, पूछा हुआ है, आपके सिलेबस में है नहीं। और कोरिन रिंग से रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स भी है विटामिन B12, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए जो बायो इनऑर्गेनिक में है, जो ब्रॉड सिलेबस में होता है, तीन टॉपिक होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मेटल स्टोरेज एंड मेटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम चार टॉपिक कवर करते हैं, चार टॉपिक पढ़ते हैं। चार टॉपिक कौन सा पढ़ते हैं, चार टॉपिक पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन एंड हीमेरिथ्रिन, 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 ठीक है। ध्यान से देखना ये सिलेबस में सिर्फ यही दिया है आपके सिलेबस, लेकिन पूछा इससे भी है, इन दोनों से भी पूछा है। जब इन दोनों से भी पूछा है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे ना, ठीक है, उन दोनों से भी डिस्कस कर लेंगे, उन दोनों से जब पूछा है तो डिस्कस कर ही लेंगे। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चार सिस्टम हमें पढ़नी है, चारों हमने देखना है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो आपके सिलेबस में है नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ, रिबोडॉक्सिन होता है, फेरेडॉक्सिन होता है। फिर आता है उसके बाद मेटल ट्रांसपोर्ट एंड मेटल स्टोरेज सिस्टम, फेरेटीन एंड ट्रांसफेरेटीन, वो भी आपके सिलेबस में। तो अब जो आपके सिलेबस में एक और चीज है बस, रोल ऑफ एल्कली मेटल, रोल ऑफ एल्कली metals and alkaline
अर्थ मेटल, बस इतना ही है आपके सिलेबस में। लेकिन जो महा इंपॉर्टेंट है वो यही है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी चारों है, यही यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आया है। ये चारों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहीं से क्वेश्चन आया है और यहां से क्वेश्चन आया है, दो चीजों से ज्यादा क्वेश्चन आया है। पोरफायरिन रिंग एंड हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन एंड हीम इरिथ्रिन से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, आप लोगों को ठीक है, आप लोगों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर पे। आप लोग का ज़्यादा समय हम गुजार दिए, 10 मिनट, डेटा ख़त्म हो गया होगा। इंस्टाग्राम भी चलाना होता है आप लोगों को, हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो की क्वालिटी कम करिए, हमारा डेटा ख़त्म हो जा रहा है। अरे भैया, हम अगर वीडियो क्वालिटी कम कर दिए तो आपको दिखाई ही नहीं देगा। हम अपनी टीचिंग क्वालिटी और कंटेंट और वीडियो क्वालिटी कम नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हालांकि हम कम किए हैं, ऐसा नहीं है, 720 पे हम करें किए हैं। अगर हम 1080 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, 1080 पे नहीं करते। ठीक है, 720 से नीचे जाएंगे तो दिक्कत होने लगेगी, तब आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, उसके नीचे हम नहीं दिखे। तो आप आते हैं टॉपिक पे आते हैं, पोरफायरिन रिंग क्या होता है। पोरफायरिन रिंग क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, हेडिंग डालिए पोरफायरिन रिंग क्या होता है उसको देखते हैं। पोरफायरिन रिंग समझते हैं क्या होता है। पहले पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर आप लोग समझते हैं, जानते हैं स्ट्रक्चर। अगर जो बच्चा पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर समझ गया, बायोइनऑर्गेनिक का आधा सिलेबस खत्म। पोरफायरिन रिंग का अगर जो बच्चा स्ट्रक्चर समझ गया, बायोइनऑर्गेनिक का आधा सिलेबस खत्म, आधी चीजें खत्म। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला बायोइनऑर्गेनिक। आज के लेक्चर में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे लेक्चर में तो पक्का है। जैसे ही हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन आएगा वही महा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का लेक्चर है इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें तो जानना जरूरी होता है ना। ठीक है, तो आते हैं पोरफायरिन रिंग पे। पोरफायरिन रिंग क्या होता है, पोरफायरिन रिंग क्या होता है उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले पोरफायरिन रिंग क्या होता है उसको देखते हैं। हमारे साथ बनाते चलिए, जैसे चलिए 4n बनाइए, 4n ऐसे बनाइए, इस तरीके से बनाइए, बना लिए। तो फिर हमारे जैसे बनाएंगे इजी वे में समझ लेंगे। नहीं तो आपको जो आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़े होंगे ना, शायद बायोइनऑर्गेनिक बीएससी थर्ड ईयर में ही है थी। अब आप लोग के किस सिलेबस में है, किस ईयर में सिलेबस था मुझे नहीं पता। जब हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर में थी, तो उसमें बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका एकेडमिक में आता भी है, पूछा भी जाता था। और आप लोग को बता दूं, बीएससी का एकेडमिक हम लोग लॉन्च करने भी जा रहे हैं। जो बच्चा बीएससी पढ़ रहा है उनका एकेडमिक कैसे पढ़ाया जाता है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। होपफुली 3-4 दिन में लॉन्च हो। ठीक है, और प्रैक्टिस बैच पीजीटी का ऑफलाइन वो भी हम लॉन्च करेंगे डेट आने के बाद, डेट आने के बाद। और आप लोग इलाहाबाद आइए, मोस्ट वेलकम, आइए और अपने पैसे के आइए मैं थोड़ी यहाँ पे रखूँगा, आप लोग अपने पैसे पाइए। और 30 दिन लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी ऑफलाइन। ठीक है, उसकी अलग जो भी फीस रहेगी उसकी अलग रहेगी, सब कुछ रहेगा। ठीक है, क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अब आते हैं, तो टॉपिक पे आते हैं, बीएससी से बात आई थी, यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसे आप कर लिए, साथ साथ बनाते चलिए, साथ साथ बनाते चलेंगे तब ज़्यादा क्लियरेंस आएगी। तो यहाँ इसको कनेक्ट कराइए, यहाँ इसको कनेक्ट कराइए, इसको कनेक्ट कराइए। ठीक है, बना लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, कनेक्ट करा लिए। अब कनेक्ट कराने के बाद अब वहां पे आइए, इसको इसको कनेक्ट कराइए,
इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। स्ट्रक्चर से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए स्ट्रक्चर पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ज्यादा इस पे मैं धीरे धीरे बना रहा हूं ताकि आप लोग सीख जाएं स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो अब बना लिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे बनाए, बना लिए। अब आपको जो दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं आमने सामने, दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं आमने सामने, इनको आप क्या कर लीजिए, एक अंदर की साइड डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एक अंदर की साइड डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एक इस साइड अंदर की साइड डबल बॉन्ड लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दिए। अब डबल बॉन्ड आपको कुछ नहीं करना है, अब डबल बॉन्ड क्या करना है आपको, अंदर की साइड नहीं, सिर्फ पेरी फेरी किनारे किनारे अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगानी है, किनारे किनारे अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगानी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अंदर नहीं घुसना है, अंदर सिर्फ दो ही जगह रहेगा, एक यहां रहेगा एक यहां रहेगा। क्लियर हो गई बातें, एक यहां रहेगा एक यहां रहेगा। हाँ जी, क्लियर है ना बातें। चलिए, अब आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे रखना है, कहां रखना है, अब आपको समझ गए, सीख गए। पहले मैंने क्या बताया, एन 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 रख लीजिए, फिर आपको यहां से ऐसे बताते रहेंगे, बार बार बताएंगे, एक बार और बताएंगे, ठीक है। क्योंकि इस बड़ी स्ट्रक्चर है, समझने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो अब इस वाले एरिया में एक डबल बॉन्ड, इस वाले डबल बॉन्ड बना लीजिए। ध्यान देना कौन सा नाइट्रोजन आमने सामने होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए और इस साइड होना चाहिए, यानी दो नाइट्रोजन है इन दोनों एरिया में, इस साइड वाला और इन दोनों एरिया में इस साइड वाला, यानी दोनों साथ में होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको किनारे किनारे बनानी है, अल्टरनेट में बनानी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और आपको ये नहीं ध्यान देना है कि आपको स्ट्रक्चर आएगा एग्जाम में, स्ट्रक्चर नहीं आएगा, स्ट्रक्चर में पूछ लेगा डबल बॉन्ड, ऐसे स्ट्रक्चर बना बना के दिया था कि नाइट्रोजन कहाँ रहेगा, डबल बॉन्ड कहाँ रहेगा, सिंगल बॉन्ड कहाँ रहेगा, एबीसीडी करके ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बनाया था। जब स्ट्रक्चर आप जानते रहोगे तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, सोच समझ के बताइए, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 ना, तो 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड दो बॉन्ड दो ही बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड कंप्लीट है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, यानी इस नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन भी लगा है, इस हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन भी लगा है, यानी हाइड्रोजन छोटा हो गया क्या, चलो ठीक है। अब दिख गया, साफ साफ लिख दो, मुझे देखो साफ साफ स्ट्रक्चर बना, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, बायो का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी स्ट्रक्चर बनाने का बड़ा शौक रहता है। कुछ लोग कहेंगे मैथ का स्टूडेंट हो सर, क्यों बायो को बोल रहे हो, भाई दोनों का स्टूडेंट हूँ मैं दोनों के स्टूडेंट, मेरे चक्कर मत पड़ो, मैं मैथ भी पढ़ता हूँ मैं बायो भी पढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे NH 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 देख लिए। अब हाइड्रोजन कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार में कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, हाइड्रोजन यहाँ एक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, 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 ठीक है।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, एक हाइड्रोजन यहां भी तो होगा ना, कहां पे, यहां, इस ब्रिज पे, इस ब्रिज पे हाइड्रोजन। मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं, इसका मीनिंग है आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किया करिए। नहीं यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डिफरेंट कलर से आपको बनाने में बड़ा मजा आता है, आपको बनाने में बड़ा मजा आता है, इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर को आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डिफरेंट डिफरेंट कलर से अट्रैक्टिव लगता है, और कोई चीज अट्रैक्टिव लगता है तो लोग ना उसके पीछे भागते हैं। आपको भी कोई अट्रैक्टिव लगा होगा तो आप भी पीछे भागे होंगे ना। कोई भी चीज आपके रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है ना, आपके रिस्पेक्ट में क्या अट्रैक्टिव लगा है वो आप जानते हो। तो अट्रैक्टिव कोई चीज लगती तो अच्छी लगती है, तो आप उसके चीज मन लगता है, और जब मन लगेगा तभी तो पढ़ोगे, पढ़ाई में ऐसे नहीं मन लगता है। तो इसलिए कलरफुल डायग्राम बनानी चाहिए, तो कलरफुल मैंने बनाया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये पोरफायरिन रिंग रेडी हो चुका है, बन के रेडी हो चुका है, ये पोरफायरिन रिंग यही है। तो पोरफायरिन रिंग आपको ध्यान में होगा, बन गया है। अब इस पोरफायरिन रिंग के बारे में समझते हैं, क्या कहाँ है, कौन सी चीजें हैं। पोरफायरिन रिंग पहले बना लीजिए, क्या कौन सी चीजें हैं उसको अब समझते हैं। ठीक है, बना लिए होंगे होपफुली। अब पोरफायरिन रिंग के बारे में समझते हैं, क्या है पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं। यहाँ पे 3 टाइप के हाइड्रोजन हैं, 3 टाइप के हाइड्रोजन है, और तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी है 3 टाइप के हाइड्रोजन। चेक करो, चेक करो, मैं दिखाता हूं, किसी किसी को नहीं दिख रहा होगा 3 टाइप के। देखिए ध्यान से, एक तो ये रिंग से, ये पायरोल रिंग जानते हो, पायरोल रिंग, दिस इज पायरोल रिंग। देखो ध्यान से, आप लोग हेट्रोसाइक्लिक पढ़े होगे बीएससी 3rd ईयर में, नहीं पढ़े हो अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो पायरोल रिंग होता है, दिस इज पायरोल, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यहां का हाइड्रोजन, यहां देखिए यहां हाइड्रोजन है, ठीक है, ये पायरोल रिंग है। देखो ध्यान से, दिस इज पायरोल रिंग, ये भी पायरोल रिंग है, ये भी पायरोल रिंग है, और ये भी पायरोल रिंग है। 4 पायरोल रिंग कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, पोरफायरिन रिंग बनाते हैं। और एक पायरोल दूसरे पायरोल से कनेक्ट कराने के लिए एक ब्रिज बनता है। ये हाइड्रोजन डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगी, बिकॉज ये हाइड्रोजन ब्रिज वाला हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन कैसा है, पायरोल वाला हाइड्रोजन, पायरोल हाइड्रोजन होता है। यानी पायरोल हाइड्रोजन ये होता है, ये होगा, दिस इज पायरोल हाइड्रोजन। अब पायरोल हाइड्रोजन को बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन, उसको बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन बोला जाता है, ध्यान देना, बीटा हाइड्रोजन इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन। छोड़ो मैं छोटा कर लूं, चलिए, इसको बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन। कितने होंगे बीटा हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, कितने होंगे, एक बीटा हाइड्रोजन, 2 बीटा हाइड्रोजन, ये भी है, ये भी है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बीटा हाइड्रोजन होंगे। यानी बीटा हाइड्रोजन टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन आया है, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 8 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पोरफायरिन रिंग में नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, बीटा हाइड्रोजन किसका होता है, पायरोल रिंग का होता है, पायरोल रिंग से होता है। पोरफायरिन रिंग कितने नंबर ऑफ पायरोल रिंग से बना होता है, 4 पायरोल रिंग से बनाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, 4 पायरोल रिंग से बनाता है, कनेक्टेड बिटवीन 4 पायरोल रिंग से बनता है। ठीक है, क्लियर है बात है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। कितने पायरोल रिंग है भैया, ध्यान से देख लो, 1 पायरोल रिंग, 2 पायरोल रिंग, 3 पायरोल रिंग,
4 पायरोल रिंग, चारों चारों दिख गए, चारों चारों दिख गए होंगे आपको, ध्यान से देखना। क्या ये डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, 4 पायरोल रिंग दिख गए। अब यहां पे देखो ब्रिज पर भी हाइड्रोजन लगे हैं, ब्रिज पर भी हाइड्रोजन लगे हैं, ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, मैं दूसरे कलर से बनाऊं, ये हाइड्रोजन एक है, ये हाइड्रोजन एक है, एक ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यानी ये ब्रिज हाइड्रोजन इसको बोला जाता है। अब ब्रिज हाइड्रोजन जो नाम दिया गया है उसका नाम दिया गया है मीजो हाइड्रोजन, मीजो हाइड्रोजन। कितने हैं मीजो हाइड्रोजन? नंबर ऑफ मीजो हाइड्रोजन कितने हैं भैया? टोटल 4। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब मीजो हाइड्रोजन कहां मिलता है? कनेक्टेड बिटवीन 2 पायरोल रिंग। इस पॉइंट के लिखिए ना, इस पॉइंट के लिखिए। मीजो हाइड्रोजन अकर्स इन कनेक्टेड बिटवीन 2 पायरोल रिंग, 2 पायरोल रिंग के बीच में पाया जाता है। लिख लीजिए, 2 पायरोल रिंग के बीच में पाया जाता है मीजो हाइड्रोजन। हाउ मेनी मीजो हाइड्रोजन? 4 मीजो हाइड्रोजन पाया जाता है। लिख लिए? चलिए आगे बढ़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं, हमने बोला था 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन हमें मिलेंगे। 2 टाइप हमने देख लिया, एक येलो कलर वाला मैंने लिखा हो उसको बोल रहा हूं बीटा हाइड्रोजन, रेड कलर वाला हाइड्रोजन सर्किल किया हूं उसको बोल रहा हूं बीजो हाइड्रोजन। तीसरा जो टाइप है यहां पे है, तीसरा जो टाइप है यहां पे है, ब्लू कलर से डिनोट पे NH हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। और NH हाइड्रोजन कितना मिलेगा? हाउ मेनी NH हाइड्रोजन अकर्स? 2। NH हाइड्रोजन कितना मिलेगा? 2 मिलेंगे। इस पॉइंट को भी लिखिए, हाउ मेनी NH हाइड्रोजन? NH हाइड्रोजन कितने मिलेंगे भैया? 2 मिलेंगे। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर ऑफ मीजो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। नंबर ऑफ NH हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। क्लियर हुई बातें? और कितने पायरोल रिंग से बनता है? 4 पायरोल रिंग से बनता है। ब्रिज किससे कनेक्ट होता है? यानी दो पायरोल के बीच में कौन कनेक्ट करता है? CH ब्रिज कनेक्ट करता है। 2 पायरोल रिंग के बीच में कौन कनेक्ट करता है? CH ब्रिज कनेक्ट करता है। क्लियर हो गई बातें? पोरफायरिन रिंग समझ गए? पोरफायरिन रिंग समझ गए क्या क्या बातें हुई? अभी 3-4 बातें हुई। बीटा हाइड्रोजन 8 ठे पाया जाता है, मीजो हाइड्रोजन 4 ठे पाया जाता है, और NH हाइड्रोजन 2 पाया जाता है। 4 पायरोल रिंग पाए जाते हैं। चारों पायरोल रिंग कनेक्ट होते हैं, CH ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, और CH ब्रिज में एक हाइड्रोजन मिलता है, उस हाइड्रोजन का नाम होता है मीजो हाइड्रोजन। हाउ मेनी मीजो हाइड्रोजन? 4 मीजो हाइड्रोजन। और कितने NH हाइड्रोजन मिलेंगे? 2 NH हाइड्रोजन मिलेंगे। क्लियर हो गई बातें? सारी बातें क्लियर? चलिए इतनी पॉइंट क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, क्या पोरफायरिन रिंग एरोमेटिक है? क्या पोरफायरिन रिंग एरोमेटिक है क्या? इतनी पॉइंट लिखिए, इस पॉइंट लिखिए, क्यों ना घबरा रहे हैं? लिखिए, मैं हट जा रहा हूं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिखिए, पॉइंट लिखिए। पोरफायरिन रिंग इज नेचुरल लिगेंड्स। पोरफायरिन क्या होता है? नेचुरल लिगेंड्स होता है। अकर्स इन ह्यूमन बॉडीज, अकर्स इन ह्यूमन बॉडीज। नेचुरल लिगेंड होता है, कोई सिंथेटिक लिगेंड्स नहीं होता है। जब हम पॉली लिगेंड, सॉरी, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड इसको बोलते हैं। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड मतलब बहुत बड़ी रिंग वाला। मैक्रो मतलब मैक्रो शब्द यूज किया जाता है, बड़ी रिंग। साइक्लिक मतलब आप जानते हो, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड इसको बोला जाता है। और ये नेचुरल होता है, नेचर में पाया जाता है। ठीक है, नेचर में पाया जाता है। ओके, पोरफायरिन रिंग इज ए नेचुरल लिगेंड, ब्रैकेट लिख लेना मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, ब्रैकेट में लिख लेना मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। क्लियर हो गई बातें?
लिख लिए। पोरफायरिन रिंग इज मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग। पोरफायरिन इज मेड अप ऑफ पोरफायरिन इज मेड अप ऑफ 4 4 पोरफायरिन रिंग कनेक्टेड बिटवीन CH ब्रिज। कनेक्टेड बिटवीन CH ब्रिज, कनेक्ट कौन कर रहा है? CH ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब बात आती है, क्या ये माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड बोल दिए, और साइक्लिक भी है और डबल बॉन्ड भी है और कॉन्जुगेशन भी है, क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये रिंग एरोमेटिक है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है इस पॉइंट को, क्या माइक्रोसाइक्लिक, क्या पोरफायरिन रिंग एरोमेटिक है क्या? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एरोमेटिसिटी कंडीशन क्या होती है आप लोग पढ़े होंगे, 4n+2 हकल रूल के अकॉर्डिंग, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 22 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 26 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो होता है एरोमेटिक। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 20 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 24 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो होता है एंटी एरोमेटिक। तो यहां पे काउंट कर लेते हैं, क्या एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। अगर साइक्लिक है, सुना ध्यान से, अभी मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन अभी समझ लेते हैं एरोमेटिक की क्या कंडीशन होती है। एरोमेटिक की क्या कंडीशन होती है? एरोमेटिक की क्या कंडीशन होती है अभी मैं पढ़ाऊंगा बाद में। जीओसी पढ़ा दिया हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म भी चल रहा है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे फिनिश होगा ये भी खत्म हो जाएगा, एरोमेटिक का भी केस धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। एरोमेटिक का केस क्या होता है? 4n+2 फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल यानी 4n मतलब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, 22 पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाँ 22 पाई इलेक्ट्रॉन है, 26 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये होता है एरोमेटिक। और तीसरा क्या होता है? अगर एंटी एरोमेटिक की क्या कंडीशन है? एंटी एरोमेटिक की क्या कंडीशन है? ये 4n फॉलो करता है। 4n मतलब अगर यहां पे 2 भी लिख दीजिए, 2 6 10 14 18 22 26। 4n मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 22, 22 कहां होगा, 4 8 12 16 20 होगा, 16 20 24, ये क्या होता है? एंटी एरोमेटिक है। और इन तीनों, इन चारों बातों, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, ये चारों बातों की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि ये साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है, और साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और सभी के सभी क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, तब वो कंपाउंड एरोमेटिक। ये तीनों एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए, प्लस ये फॉलो, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हुआ, ये फॉलो हो रहा है, तो बोल देंगे एरोमेटिक। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है, बोल देंगे एंटी एरोमेटिक। हालांकि हम डिटेल में पढ़ाएंगे अभी एरोमेटिसिटी चैप्टर में इसको, लेकिन अभी हम एरोमेटिक, पोरफायरिन रिंग एरोमेटिक होता है नहीं होता है उसको समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहां पे समझ गए बात है, यानी बस काउंट करना है, आपको ध्यान देना है। 22 इलेक्ट्रॉन है या 18 इलेक्ट्रॉन है, जो भी है उसको काउंट करते हैं। देखिए कैसे काउंट होता है, कैसे काउंट होता है, देखिए कैसे काउंट होता है। चलिए चलिए मैं दोबारा बनाता हूं पोरफायरिन रिंग, थोड़ा जल्दी फास्ट बनाऊंगा क्योंकि एक बार मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग भी दोबारा बनाइए, जितनी बार बनाएंगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस होता चला जाएगा, और नहीं बनाएंगे तो भैया वो तो वैसे ही आपका डब्बा गोल है, इसीलिए तुम्हारे पास आए हो, कोचिंग लिए हो, हैं, इसीलिए तो लोग लिए हो कोचिंग। आता होता तो आप कोचिंग लेते। डब्बा गोल है तभी तो ना, जैसे डब्बा गोल ना हो
इसलिए आप मेहनत करिए, नहीं मेहनत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं एक बार बता दिया था और दोबारा वही बना लिया। देखना ध्यान से, एन एन मैंने बना लिया। अब हाइड्रोजन यहां पे, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन, बस। एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होनी चाहिए? काउंट करो, काउंट करो, पहले बताओ कितनी, काउंट करो, काउंट करो, काउंट करो। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड, 8 9 10 11 12। 12 नहीं होगा, 11 ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पाई इलेक्ट्रॉन, 11 बॉन्ड, 11 पाई बॉन्ड। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी टोटल कितने होंगे? 22 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड साइक्लिक भी है, देखना ध्यान से, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को ही कॉन्जुगेशन बोला जाता है ना। कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, सभी के सभी sp2 कार्बन है, ये भी है। तो क्या एरोमेटिक है? बिल्कुल एरोमेटिक है, एरोमेटिक है ये। लेकिन पोरफायरिन रिंग एरोमेटिक है, लेकिन 22 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। इसके पास जो एरोमेटिक शो करता है वो 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। वो कितना है? 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं ध्यान से, ये 18 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। एरोमेटिसिटी में does not involve in aromaticity। इस पॉइंट को क्लियर रखिए, इस पॉइंट क्लियर रखिए। ये अंदर वाला जो पाई बॉन्ड आ रहा है, ये वाला और ये वाला, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। एरोमेटिसिटी में जो किनारे किनारे होता है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, वही ही इन्वॉल्व होता है। हालांकि डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा एरोमेटिसिटी में जो अंदर पाई बॉन्ड लगे होंगे कंपाउंड के, उनसे एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। इस पॉइंट को आप हजम करने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको अभी इसलिए लिखिए, लिखिए क्या लिखिए? एरोमेटिसिटी में लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए, हिंदी में लिखिए। एरोमेटिसिटी में ऑलवेज किनारे किनारे पाई बॉन्ड और कॉन्जुगेशन देखते हैं। बीच में पाई बॉन्ड अंदर गया है उसको नहीं कंसीडर करते, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करते। एरोमेटिसिटी ऑलवेज सीन इन पेरीफेरी, किनारे किनारे ही देखा जाता है एरोमेटिसिटी में, क्योंकि जो रिंग करंट जनरेट होता है हमेशा रिंग के किनारे किनारे ही जनरेट होता है। रिंग के अंदर पाई बॉन्ड अगर घुसा है या अंदर पाई बॉन्ड पाया जा रहा है, वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, क्लियर होगी बातें? लेकिन यहां पे एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कॉन्जुगेशन है। तब देख लो, बाहर बाहर वाला चेक करो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड लिख लो, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 6 7 8 9, 9 पाई बॉन्ड है किनारे किनारे वाला, 9 पाई बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन भी है। 9 पाई बॉन्ड को कितना पाई? 18 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 18 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक होता है? बिल्कुल, 18 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। तभी तो मैं बोला पोरफायरिन रिंग एरोमेटिक होता है, लेकिन 22 पाई इलेक्ट्रॉन लेके एरोमेटिक नहीं होता। कितना? 18 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। इस पॉइंट को लिखिए, क्योंकि पोरफायरिन रिंग पूछा गया है क्या एरोमेटिक होता है? हाँ एरोमेटिक होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था पोरफायरिन रिंग एरोमेटिक होता है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है उस एरोमेटिसिटी में? 18 पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसके एरोमेटिसिटी में। एक क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि पोरफायरिन रिंग में हाउ मेनी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी
22 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मेनी पाई बॉन्ड टोटल, 11 पाई बॉन्ड। हाउ मेनी एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड, 9 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं एरोमेटिसिटी में। क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गई होंगी बातें। यानी एरोमेटिसिटी में 2 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होती। कौन सी नहीं होती, ये अंदर जो जा रहा है, अंदर जो जा रहा है। एरोमेटिसिटी में कौन सा पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, जो बाहर बाहर किनारे किनारे लगा है वही इन्वॉल्व होता है, अंदर वाला पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। तो यानी क्लियर हो गई बातें। 2 बातें यहाँ, 4-5 बातें हमने बताया। बीटा हाइड्रोजन 8 पाए जाते हैं। कौन से वाले होते हैं, पायरल रिंग का लगा होता है। मीजो हाइड्रोजन ब्रिज का कनेक्शन वाला जो हाइड्रोजन होता है वो अलग। NH हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन का जो 2 बचा है, वैलेंसी कंप्लीट नहीं वो होता है। ठीक है, ठीक है, बातें इतनी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आए टोटल पोरफायरिन रिंग में कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। टोटल की बात करेंगे 11 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। टोटल की बात करें 22 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर एरोमेटिसिटी में कितना इन्वॉल्व होते हैं, एरोमेटिसिटी में 9 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, यानी 18 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। और पोरफायरिन रिंग कैसा है, एरोमेटिक है, बिकॉज 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गई बातें। अब यहाँ पे बात आती है पोरफायरिन रिंग की। इतनी बातें हमने कर लिया। अब पोरफायरिन रिंग की स्पेक्ट्रा की बात कर लेते हैं। हालांकि स्पेक्ट्रा अभी पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ा दूंगा वो भी, क्योंकि NMR इसका पूछा गया है आपके पीजीटी में। पीजीटी में इसका NMR भी पूछा गया है। ठीक है, हालांकि यूपी पीजीटी में नहीं पूछा गया है, अदर स्टेट के पीजीटी में पूछा गया है, जबकि सिलेबस में नहीं है NMR तब भी। ठीक है, तो NMR आपको NMR आप कैसे, इसमें कितना शो करेगा वो डिस्कस किया गया। जैसे आप लोग NMR पढ़ते हो तो उसमें बताते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ NMR, कितने टाइप के NMR मिलेंगे, कितने टाइप के मिलेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो स्पेक्ट्रा ऑफ पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग का स्पेक्ट्रा डालिए हेडिंग। इस पॉइंट के लिख लिए 9 पाई बॉन्ड वाला, चलो लिखवा ही देता हूं, नहीं तो भूल ही जाओगे। टोटल 22 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 18 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी एंड 4 pi electron involved in does not involve in aromaticity। does not involve in aromaticity। क्लियर हो गई बातें, ध्यान से देखना इस बात के लिए ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे 18 पाई इलेक्ट्रॉन, एक बात ये हो गई। दूसरी बात हमने अभी जस्ट पढ़ा, 3 बातें पढ़ी। टाइप ऑफ हाइड्रोजन, कितने टाइप के हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन 3 टाइप के होते हैं। हाँ, समराइज कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग लिखे हो, कुछ लोग लिखे होते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं। मीजो हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। बीटा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, टोटल 8 मिलेंगे। NH हाइड्रोजन टोटल कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। क्लियर हो गई बातें इतनी। हाउ मेनी कनेक्टेड पायरल रिंग बनता है, कितने कनेक्शन से, कितने पायरल रिंग से कनेक्ट करके बनता है पायरल रिंग, आपको बनता है 4 पायरल रिंग। और जो मीजो हाइड्रोजन होता है किसका होता है, पायरल रिंग का होता है। सॉरी, मीजो हाइड्रोजन जो होता है ब्रिज का होता है, पायरल, एक पायरल से दूसरे पायरल कनेक्ट कराने में जो ब्रिज लगती है होता है। जो बीटा हाइड्रोजन होता किसका होता है, पायरल रिंग का होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके NH हाइड्रोजन किसका होता है, आपका पायरल रिंग का अंदर की साइड का होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालो स्पेक्ट्रा ऑफ पोरफायरिन रिंग। पहली स्पेक्ट्रा अब देखते हैं, स्पेक्ट्रा ऑफ पोरफायरिन रिंग। पहला आपको 1H NMR पढ़ लें इसका। NMR में कितने सिग्नल आएंगे भैया, NMR में आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि आप लोग को सिलेबस में नहीं है, लेकिन NMR अगर मुझसे पढ़ते तो मैं बहुत ढांसू
नहीं बता पाता, लेकिन हाँ एनएमआर पढ़ने में, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर पढ़े, एनएमआर नहीं पढ़े तो बेकार लगता है, जिंदगी बेकार हो जाती है। लेकिन एनएमआर भी पता नहीं क्यों सिलेबस से निकाल दी है तुम लोगों को। ठीक है, एनएमआर देना चाहिए था आप लोग के सिलेबस में, यूबी और आईआर है ओनली। ठीक है, तो पढ़ाएंगे यूबी और आईआर। एनएमआर कैसे निकाला जाता है, एनएमआर से निकाला जाता है नंबर ऑफ सिग्नल। कैसे पता चलता है, हम पता कर लेते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन। कितने टाइप के हाइड्रोजन है हमारे पास, पोरफायरिन रिंग में 3 टाइप का हाइड्रोजन है, 3 टाइप का है, 3 सिग्नल देंगे। कितने सिग्नल मिलेंगे भैया, 3 टाइप के हाइड्रोजन अगर हमारे पास हैं, 3 टाइप हाइड्रोजन आकर इन पोरफायरिन रिंग, दैट मीन्स कितने सिग्नल मिलेंगे, 3 सिग्नल ऑब्जर्व्ड, 3 सिग्नल आर ऑब्जर्व्ड, 3 सिग्नल मिलेंगे। पूछा गया था क्वेश्चन, पोरफायरिन रिंग का एनएमआर में कितने सिग्नल मिलेंगे, 3 सिग्नल मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन बनता है 3 सिग्नल में कितनी पीपीएम वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन ये पूछा गया था 3 सिग्नल जो मिले कितने कितने पीपीएम वैल्यू पे मिले। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। 3 सिग्नल मिले हमें, 3 सिग्नल ऑब्जर्व, 3 सिग्नल ऑब्जर्व। कौन कौन से सिग्नल मिले थे, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन के मिले थे, मीजो हाइड्रोजन के मिले थे, उसके बाद NH हाइड्रोजन के मिले थे, NH हाइड्रोजन के मिले थे। जो पीपीएम वैल्यू मिली थी ना, पीपीएम वैल्यू मिली थी, आप लोग को मैं पढ़ाता अगर एनएमआर रहता सिलेबस में, बड़ा मजा आता, क्योंकि एनएमआर मुझे फेवरेट, माय फेवरेट चैप्टर इज एनएमआर, माय फेवरेट चैप्टर इज एनएमआर एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दो हमारे बहुत फेवरेट हैं, हमारे दिल से लगा के बैठते हैं इनको हम। ठीक है, एनएमआर एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब तब मजा आता है, लेकिन आपको सिलेबस में नहीं छोड़िए। तो बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है। उनकी जो पीपीएम वैल्यू आई ना, एरोमेटिक हाइड्रोजन के बराबर आई। एनएमआर में जो वैल्यू आती है, आप लोग पर ध्यान दीजिए, मैं बता दूं, हल्का सा थोड़ा हिंट दे दूं, जो एरोमेटिक हाइड्रोजन होते हैं ना, 7 से 8 की वैल्यू आती है। जो एल्कीन वाला हाइड्रोजन होता है वो 4 से 5 की वैल्यू आती है, प्रॉक्स 6 भी चली जाती है, कोई दिक्कत। जो नॉर्मल एल्केन वाली की वैल्यू आती है, नॉर्मल एल्केन की वैल्यू आती है 1 से 3 तक जाती है। जो आपके एरोमेटिक के अंदर घुसा हुआ हाइड्रोजन होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में जाती है। ये मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, ये मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, क्लियर हो गई बातें, ओवरव्यू दे दिया। अब देखिए यहाँ नॉर्मल की यहाँ पे है नहीं, एल्कीन है क्या, हाँ एल्कीन वाला है, एरोमेटिक वाला हाइड्रोजन है क्या, हाँ है। तो ये वैल्यू देखिए, थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया और थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया, इससे हमें थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाएगी। देखना ध्यान से कैसे। जो बीटा हाइड्रोजन है वो पायरॉल रिंग का है, मैंने बोला था ना बीटा हाइड्रोजन किसका है, पायरॉल रिंग का है। अब पायरॉल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, पायरॉल एरोमेटिक कंपाउंड होता है और उसकी वैल्यू आएगी 7 से 8 पीपीएम, 7 to 8 पीपीएम आती है। पीपीएम का फुल फॉर्म लिख लेना, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, जो मीजो हाइड्रोजन है वो ब्रिज वाला है, ब्रिज वाला है, देखना ध्यान से, वो एरोमेटिक वाला नहीं है, कहा गया। ब्रिजो मीजो हाइड्रोजन एरोमेटिक वाला नहीं है, ब्रिज वाला है। ब्रिज वाला है तो दैट मीन्स क्या रहेगा, एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रोजन है। तो एल्कीन का हाइड्रोजन, एल्कीन की वैल्यू कितनी आती है, 4 से 5 वैल्यू आती है। और ये देखिए ये हाइड्रोजन कहाँ है, मैंने बोला था एरोमेटिक के अंदर अगर घुसा पड़ा है तो उसकी वैल्यू आती है, कितनी आती है,
उसकी वैल्यू आती है माइनस, उसकी वैल्यू आती है माइनस, वैल्यू आती है माइनस आएगी उसकी वैल्यू -2 से -3 ppm तक आती है। तो यहाँ पे वैल्यू जो लिखिए, यहाँ पे वैल्यू लिखिए, ध्यान से देखिए कहाँ गया, इसकी वैल्यू आएगी 4 ppm अप्रोक्स आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है -2 से लेके -3 ppm। पॉइंट वाइज सब कुछ लिखिए और क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका पीपीएम वैल्यू मैंने जस्ट ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू क्या दिया था, एरोमेटिक वाला एनएमआर में अगर एरोमेटिक हाइड्रोजन है लगभग आता है 7 से 8 ppm, एल्कीन का अगर हाइड्रोजन है तो 4 से 5 ppm आता है, नॉर्मल एल्केन का अगर है तो 1 से 3 ppm आता है। अगर ब्रिज के अंदर हाइड्रोजन, सॉरी एरोमेटिक के अंदर अगर हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू आती है निगेटिव में आती है। ये जस्ट हमने देख लिया और उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा। मैंने बोला था बीटा हाइड्रोजन पायरॉल रिंग का है, यानी वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसका पीपीएम वैल्यू आएगी 7 से 8 ppm, और मीजो हाइड्रोजन की वैल्यू आती है 4 ppm, और एनएच हाइड्रोजन ब्रिज सॉरी एरोमेटिक के अंदर है उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर होगी बातें इतनी, इन स्पेक्ट्रा इसकी समझ में आ गई, एनएमआर स्पेक्ट्रा इसकी समझ में आ गई। अब हम इसकी यूवी स्पेक्ट्रा समझते हैं। अब हम इसकी यूवी स्पेक्ट्रा समझते हैं, इस पोरफायरिन रिंग की, इस पोरफायरिन रिंग की यूवी स्पेक्ट्रा। देखिए ध्यान से, यूवी स्पेक्ट्रा हमेशा कॉन्जुगेशन की बात करता है। कॉन्जुगेशन जिसमें जितना ज्यादा उसकी यूवी स्पेक्ट्रा इंटेंसिटी ज्यादा, उसकी यूवी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। कॉन्जुगेशन जिसका जितना ही ज्यादा उसकी इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगी। क्लियर होगी बातें। अब देखिए कॉन्जुगेशन हमारे दो प्रकार की होती है। देखिए ध्यान से, कॉन्जुगेशन टू टाइप के हैं, कॉन्जुगेशन टू टाइप के हैं। यहां पे देखिए लोन पेयर के साथ है कॉन्जुगेशन इसका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी यहां पे एक मैं फ्रेश बनाता हूं तभी समझ में आएगा, फ्रेश बनाऊं। एक मिनट के लिए मैं आ रहा हूं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उसको डिसॉल्व करने गया था। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे आते हैं। यूवी स्पेक्ट्रा देख रहे थे। यूवी स्पेक्ट्रा में देखो पहले हम बना लें तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियरेंस आएंगे। स्ट्रक्चर पहले बना लें। चलिए देखते हैं फटाक से। आप लोग भी फटाफट बनाइए, देखो मैं कितना फास्ट बना रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक पॉइंट को क्लियर करते हैं हम। कॉन्जुगेशन दो प्रकार का है, एक पाई टू पाई है, एक एन टू पाई है। लोन पेयर वाला भी है ना, यहाँ देखिए लोन पेयर वाला भी है, लोन पेयर वाला भी है। लोन पेयर क्या आएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यानी लोन पेयर को दिया जाता है एन। लोन पेयर एन से पाई में जा रहा है, इसका लोन पेयर पाई में जा रहा है, और लोन पेयर को एन बोला जाता है, नॉन बॉन्डिंग बोला जाता है। लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसलिए एन बोला जाता है। और पाई टू पाई, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, पाई टू पाई। और पाई टू पाई कॉन्जुगेशन हमें देखो, चेक करो, पाई टू पाई बॉन्ड कितने हैं, 9 पाई बॉन्ड्स, काउंट किए थे ना अभी। और एन टू पाई बॉन्ड कितने हैं, कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। यानी ज्यादा कॉन्जुगेशन किसका रहेगा, पाई टू पाई का रहेगा कि एन टू पाई का रहेगा, ज्यादा कॉन्जुगेशन किसका रहेगा, इसका रहेगा, मोर कॉन्जुगेशन, मोर कॉन्जुगेशन रहेगा इसका। इस क्या है, लेस नंबर में है, लेस नंबर में है तो लेस कॉन्जुगेशन भी रहेगा इसका, लेस इफेक्ट रहेगा इसका, लेस इफेक्ट। मोर इफेक्ट किसका रहेगा, इसका रहेगा। और यूवी स्पेक्ट्रा में टोटल कॉन्जुगेशन से ही मतलब है, टोटल कॉन्जुगेशन से ही मतलब है, जिसमें जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे पाई टू पाई वाला ज्यादा कॉन्जुगेशन है, यानी यूवी की वैल्यू दो प्रकार से आएगी। यूवी में 2 बैंड्स आएंगे, एक आएगा पाई टू पाई की वजह से, दूसरा आएगा एन टू पाई, यानी यूवी अकर्स 2 बैंड्स। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूवी स्पेक्ट्रा अकर्स 2 बैंड्स, 2 बैंड्स मिलेंगे हमें, किस कौन सा, पाई टू पाई की वजह से मिलेगा, और दूसरा मिलेगा एन टू पाई की वजह से मिलेगा, दूसरा मिलेगा एन टू पाई की वजह से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और पाई टू पाई की वजह से जो मिलेगा उसको बोला जाता है सोरेट बैंड, उसको बोला जाता है सोरेट बैंड्स। और जो एन टू पाई मिलता है उसको बोला जाता है क्यू बैंड्स। देखिए एनएमआर में जो कोई मिलता है उसको बोला जाता है सिग्नल्स, और यूवी में अगर कोई मिलता है उसको बोला जाता है बैंड्स, आईआर में अगर कोई मिलता है उसको बोला जाता है पीक्स। इस पॉइंट को लिखिए, क्योंकि बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है। एनएमआर में ये ना बोलोगे बैंड्स वहां मिलता है, यूवी में ये ना बोलोगे सिग्नल्स मिलता है, हर जगह बोलने का अलग अलग तरीका होता है। हालांकि एनएमआर में क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं, बैंड्स में, यूवी में क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, आईआर में क्या बोलेंगे, पीक्स बोलते हैं। इस पीक पे मिला है, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला, ठीक है। यानी यूवी में 2 बैंड्स मिलते हैं, 2 बैंड्स मिलेंगे, सोरेट बैंड मिलेंगे और क्यू बैंड्स मिलेंगे। अब आपका दिमाग बताइए, सोरेट बैंड की एनर्जी ज्यादा रहेगी या क्यू बैंड्स की एनर्जी ज्यादा रहेगी, सोरेट बैंड्स की वेवलेंथ ज्यादा रहेगी या क्यू बैंड्स की वेवलेंथ ज्यादा रहेगी। अब उस पॉइंट को क्लियर करते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए जो एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। लैम्डा क्या है, यहां पे वेवलेंथ है, LNGTH वेव लेंथ होता है ना, वेव लेंथ होता है।
और वेवलेंथ ही क्या होता है, जो यूवी हम रिकॉर्ड करते हैं, यूवी में इधर क्या होता है, इंटेंसिटी होती है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी मिलेगी, सोरेट बैंड की मिलेगी। क्यू बैंड की इंटेंसिटी कम मिलेगी, हमें पता है। क्यों सोरेट बैंड की ज्यादा मिलेगी इंटेंसिटी, क्योंकि वहां पे कॉन्जुगेशन ज्यादा है, पाई टू पाई कॉन्जुगेशन ज्यादा है ना। पाई टू पाई वाले को सोरेट बोले थे, 9 पाई बॉन्ड्स मिले थे। क्यू बैंड्स में 2 ही पाई बॉन्ड्स मिले हैं, उसकी इंटेंसिटी कम मिलेगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब वेवलेंथ किसका कम मिलेगा, किसका ज्यादा मिलेगा, सोरेट का ज्यादा मिलेगा या क्यू बैंड्स का ज्यादा मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा, उसको अब समझते हैं। तो यहां पे वेवलेंथ होता है, लो वेवलेंथ इस साइड होता है, लो लैम्डा, हाई लैम्डा इस साइड होता है। जो यूवी में जो रेंज होता है, हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है, क्या है, 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, 200 से 400 जो होता है नैनोमीटर, वो होता है विजिबल रेंज। इस पॉइंट को लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन भी ये भी पूछा गया कि इतने से कितना रेंज क्या होता है। और 200 से 400 जो रेंज होता है वो क्या होता है, यूवी रीजन होता है। और टोटल जो रेंज होता है उसको बोला जाता है यूवी विजिबल रेंज, यूवी विजिबल रीजन। अब क्वेश्चन ये आता है, वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पे सोरेट बैंड्स मिलेगा, लोअर पे मिलेगा या हायर पे मिलेगा सोरेट। सोरेट क्यू बैंड से कम वेवलेंथ रखेगी या क्यू बैंड से ज्यादा सोरेट रखेगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको कैसे क्वेश्चन को डिसॉल्व करें, कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उस क्वेश्चन के देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम यूवी समझ लिए ना, किस रेंज में कौन सा रेंज है, 200 से 400 नैनोमीटर यूवी, 400 से 800 जो रीजन होता है विजिबल रीजन, और टोटल 200 से 800 क्या बोला जाता है, यूवी विजिबल रीजन बोला जाता है। क्लियर हो गई बातें। और एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ लैम्डा, और लैम्डा यहां से लैम्डा से ही यूवी दिखाते हैं, यानी वेवलेंथ से ही यूवी दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए जो ट्रांजिशन होती है ना, सबसे जो लोअर एनर्जी वाली होती है, हमें पता है, सबको पता है किसकी लोअर एनर्जी होती है, बताओ सबसे लोअर एनर्जी किसकी होती है, सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है सिग्मा का, उसके बाद पाई का, उसके बाद एन का, छोटा छोटा हो रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, चलो मैं यहां लिख, सबसे लोएस्ट एनर्जी सिग्मा का, उसके बाद पाई का, उसके बाद एन का, उसके बाद पाई स्टार का, उसके बाद सिग्मा स्टार का। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहां पे एकदम दिमाग लगा के, ध्यान कान खोल कर देखिए, सिग्मा से सॉरी पाई से पाई स्टार, ये एनर्जी गैप का ऑर्डर होता है, एनर्जी बढ़ रही, ऊपर से नीचे एनर्जी बढ़ रही। यहां पे एनर्जी गैप इतना है, डेल्टा ई, एनर्जी गैप क्या बोला जाता है, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 को डेल्टा ई बोला जाता है ना, एनर्जी गैप ये है। और N2 पाई स्टार एनर्जी गैप ये है। यहां इनका एनर्जी गैप, सपोज दैट यहां मैंने एनर्जी गैप डाल देता हूं डेल्टा ई, डेल्टा ई किसका एनर्जी गैप है, पाई स्टार टू एन। देखिए ध्यान से, N2 पाई स्टार, सॉरी N2 पाई स्टार करिए चाहे पाई स्टार, N से पाई स्टार ही जा रहा है ना, लो एनर्जी है। और यहां पे एनर्जी क्या है, यहां पे छोटी एनर्जी थी, छोटी एनर्जी को मैंने बोला लो एनर्जी गैप है, लो एनर्जी गैप है, ठीक है, और लो एनर्जी गैप, और यहां पे हाई एनर्जी गैप है, कौन सा वाला,
पाई टू पाई स्टार वाला, पाई टू पाई स्टार वाला, जिसको पाई टू पाई बोले थे, पाई टू पाई बोले थे ना, यहां देखो ध्यान से, इसको पाई टू पाई स्टार लिखिए, चाहे एन टू स्टार लिखिए, एन टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार में ज्यादा कॉन्जुगेशन, ज्यादा वैल्यू इंटेंसिटी आएगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ये है इस पॉइंट, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो पाई टू पाई स्टार वाला क्या है, मोर एनर्जी गैप। ज्यादा एनर्जी गैप रहेगा, उसकी लैम्डा वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा वैल्यू लो। अभी जस्ट हमने देखा था ना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और यहां पे एनर्जी गैप ज्यादा है, तो लैम्डा वैल्यू, सॉरी लो एनर्जी गैप, लैम्डा वैल्यू मोर या हाई, लैम्डा वैल्यू ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी, इसमें लो एनर्जी गैप है, लो एनर्जी गैप है, लैम्डा वैल्यू ज्यादा आएगी, इसमें हाई एनर्जी गैप है, हाई एनर्जी गैप है, हाई एनर्जी वाले लैम्डा वैल्यू कम आएगी, क्योंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी लैम्डा वैल्यू लो, कम एनर्जी गैप लैम्डा वैल्यू हाई, लैम्डा वैल्यू हाई, यानी पता चल गया, यानी सोरेट बैंड जो मिलेगा लो वेवलेंथ में मिलेगी, और क्यू बैंड जो मिलेगा हाई वेवलेंथ में मिलेगा, क्यू बैंड जो मिलेगा हाई वेवलेंथ मिलेगा, यानी स्पेक्ट्रा, यानी जो हमें स्पेक्ट्रा दिखाई देगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, स्पेक्ट्रा जो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, सोरेट बैंड ऐसे, इसको बोला जाएगा सोरेट बैंड। सोरेट बैंड किसकी वजह से मिला है, पाई टू पाई स्टार की वजह से मिला है, और इसको बोला जाएगा छोटी छोटी वेवलेंथ आएंगी, नॉइस की तरह आएंगी, एकदम नीचे दबी हुई, और क्यू बैंड्स मिलेंगे, क्यू बैंड्स को बोला जाता है। वेवलेंथ यहाँ पे ये देखो लो वेवलेंथ की साइड है, और ये हाई वेवलेंथ की साइड है, नहीं हाई वेवलेंथ साइड, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, इंटेंसिटी मैंने बोला था कॉन्जुगेशन जिसका जितना ज्यादा इंटेंसिटी उसकी ज्यादा, क्यू बैंड्स में पाई टू पाई स्टार है, 9 पाई बॉन्ड्स मिले थे, 9 पाई बॉन्ड्स, इसलिए इंटेंसिटी यहां पे बहुत ज्यादा है, एन टू पाई स्टार की वजह से मिला है। ये क्यू बैंड्स किसकी वजह से मिलता है, एन टू पाई स्टार सिर्फ दो ही है, इसलिए लोएस्ट इंटेंसिटी मिली, और इसकी वेवलेंथ ज्यादा इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है, यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था, इसलिए लो वेवलेंथ में मिली, ये हाई वेवलेंथ में मिला है क्योंकि एनर्जी गैप कम था, एनर्जी गैप ज्यादा था इसलिए लो, एनर्जी गैप कम था इसलिए हाई। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे यूबी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, समझ गए, यानी पोरफायरिन रिंग में दो बैंड्स पाए जाएंगे, सोरेट बैंड एंड क्यू बैंड। सोरेट बैंड हाई इंटेंसिटी वाला होगा और क्यू बैंड लोएस्ट इंटेंसिटी वाला होगा, सोरेट बैंड लो वेवलेंथ वाला होगा और क्यू बैंड हाई वेवलेंथ वाला होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम समझ लिए हैं। ठीक है, अब हम बात आते हैं पोरफायरिन रिंग क्या एसिडिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोरफायरिन रिंग एसिडिक होता है क्या, एसिडिक होता है क्या, बिल्कुल होता है, चेक करो। कह रहे सर बड़ा जल्दी जल्दी रिंग बना रहे हो, मेरा दिमाग खा रहे हो, दिमाग के साथ साथ कॉपियां खा रहे हो, जो कॉपियां हम कहाँ से लाऊंगा इतना महंगाई में। 70,000 की जॉब लेने जा रहे हो, कॉपी क्लियर हो रहे हैं, कैसे काम चलेगा ऐसे रहोगे तो। ठीक है, यहाँ करो, अरे भैया देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट अटैच्ड हाइड्रोजन है यहाँ पे,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट अटैच्ड हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है तो क्या है, एसिडिक है। यानी पोरफायरिन रिंग कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा एसिडिक होता है, डाई एसिडिक होता है। दो दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं इसमें, इसलिए एसिडिक होता है। कैसा एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, बट कैसा होता है, डाई एसिडिक होता है। दो दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं। कहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, नाइट्रोजन से निकल सकता है, बिकॉज नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट अटैच्ड हाइड्रोजन है, बिल्कुल एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या बेसिक है क्या, पोरफायरिन रिंग क्या बेसिक होते हैं क्या, बिल्कुल बेसिक है भैया। यहां का लोन पेयर कैसा है, ये इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या है, दे नहीं सकता, ये लोन पेयर नहीं देगा बिकॉज ये sp2 है। यहां पे कॉन्जुगेट सॉरी यही लोन पेयर देगा, ये वाला लोन पेयर देगा, ये वाला लोन पेयर इन्वॉल्व दे सकता है, डोनेट कर सकता है। डोनेट, जो डोनेट करता है लोन पेयर वही क्या होता है, बेसिक होता है। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं दे रहा है, भैया ये लोन पेयर क्या है, इसका लोन पेयर अभी जस्ट मैंने बोला क्या, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। जब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो लोन पेयर थोड़ी देगा। सिर्फ लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं है, न इसका। दो ही लोन पेयर ऐसे हैं जो कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं है, यानी वो डोनेट कर सकते हैं। ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है, यानी दोनों लोग डोनेट कर सकते हैं। यानी एसिडिक है साथ साथ बेसिक भी है। कैसा बेसिक है, डाई एसिडिक है कि डाई बेसिक है, बेसिक भी है, बेसिक भी है, और कैसा है, डाई बेसिक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी, कोई टेलीग्राम ग्रुप में ही पूछ रहा था कि पोरफायरिन रिंग डाई एसिडिक होता है या मोनो एसिडिक होता है, तो उसका आंसर है डाई एसिडिक होता है, एज वेल एज डाई बेसिक भी होता है। मैंने दिखा दिया ये हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं और इनका ये जो दोनों लोन पेयर होता है वो डोनेट कर सकता है, इसलिए बेसिक भी होते हैं। यानी पोरफायरिन रिंग डाई एसिडिक एज वेल एज डाई बेसिक होता है। ठीक है, यहां पे समाप्त होता है पोरफायरिन रिंग के बारे में। पोरफायरिन रिंग की सेवा समाप्त होती है। पोरफायरिन रिंग होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। तो पोरफायरिन रिंग अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए, नहीं समझ गए होंगे एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। लेकिन हाँ, मैं तो इतना जोर झपाटेदार लगा के बता रहा हूं कि आप लोग समझ ही गए होंगे। नहीं समझ गए कोई दिक्कत नहीं, अभी आ रहा है मेटेलो पोरफायरिन रिंग। जब मेटेलो पोरफायरिन रिंग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो ज्यादा और क्लियरेंस आएगी। लेकिन यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेटाइलो पोरफायरिन रिंग में। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटाइलो पोरफायरिन रिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।